Hello students, welcome back in DSEJ Tally classes. I am Amol Sharma, your chemistry teacher, and today we are going to continue our third lesson of chemistry, that is atoms and molecules. Students, in our first part of this video, we studied about laws of chemical combination, in which we studied law of conservation of mass and law of constant proportion. Then we studied about Dalton's atomic theory, in which we also studied its limitations. After that, we also studied about symbols of the elements and the symbols of first 18 elements along with the importance of symbols. Now today we will continue our this topic, this lesson, and our today's subtopic is molecules and their chemical formulae. So first of all, let us discuss what a molecule is. Now students, a molecule is the smallest particle of an element or a compound which can exist in the free state independently under normal conditions and exhibit all the properties of the substance, whether it is element or a compound. So molecule क्या है? किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का जिसका वो पार्टिकल है उसकी वो प्रॉपर्टीज भी शो करता है. नो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करता हूं वाटर की, अगर हम एक मॉलिक्यूल वाटर का लेते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज H2O. नो वो वाटर मॉलिक्यूल यूनिवर्स में कहीं पे भी मॉलिक्यूल होगा, वट एवर इज द वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, वेयर एवर इट इज, सो दैट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर वेयर एवर इट इज. वो मॉलिक्यूल वाटर का दुनिया में कहीं पे भी वाटर होगा उसकी प्रॉपर्टीज उसकी जैसी ही होंगी. तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो करता है. सो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट और ए कंपाउंड एंड इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वेरी एलिमेंट और कंपाउंड. देन number of atoms of all the elements present in molecule of a substance is known as atomicity of that molecule. अब उस मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, चाहे वो एलिमेंट सेम एलिमेंट के हों या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, लेकिन टोटल एटम्स कितने हैं उस मॉलिक्यूल में, उसे हम क्या कहते हैं, उन नंबर ऑफ एटम्स को एज ए होल हम बोलेंगे एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. सो एटॉमिसिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट types of and different kinds of atomicity depending upon the number of atoms. तो सबसे पहले अगर हम देखें molecule containing one atom, जिनके मॉलिक्यूल, अगर कोई भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल अगर उसमें एक ही एटम है, if it consists of only one atom, then it is called as monoatomic. Mono mean one, atomic mean atom. So if a molecule contain only one atom, then it is called as monoatomic. जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, एर्गॉन. सो दीज आर द मोनोएटॉमिक. हीलियम, नियॉन, एर्गॉन जो है ये नोबल गैसेज है, इनर्ट है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है, ना अपने आप के साथ ना किसी के साथ, इसलिए इनका मॉलिक्यूल जो है वो एक ही एटम का बना होता है. सो दे आर मोनोएटॉमिक. एंड इफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैव टू एटम्स, अब अगर दो एटम्स हैं तो उसे बोलेंगे हम डाई एटॉमिक. डाई मीन टू. तो अगर उस मॉलिक्यूल में, किसी के भी मॉलिक्यूल में अगर दो एटम आते हैं देन इट इज द डाई एटॉमिक. जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस है यहाँ पे O2, इट कंटेन्स टू एटम ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन वन एटम ऑफ कार्बन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो अगर मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल. और अगर तीन एटम हैं, इफ इट कंटेन थ्री एटम्स, देन इट इज कॉल्ड एज ट्राइएटॉमिक. जैसे एग्जांपल पे हमारे पास है ओजोन, इट कंटेन्स थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. और एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड,
So it contains two atoms of carbon and one atom of, sorry, two atoms of oxygen and one atom of carbon. Water की अगर हम बात करें, it contains two atom of hydrogen and one atom of oxygen. So in all these three examples, ozone, carbon dioxide and water, their molecule contain three atoms. So they are triatomic. ऐसे ही अगर हम देखें कि अगर मॉलिक्यूल में फोर एटम्स हैं, देन इट इज द टेट्रा एटॉमिक. टेट्रा मीन फोर. जैसे फास्फोरस का अगर हम मॉलिक्यूल लेते हैं तो इट कंटेन्स फोर एटम ऑफ फास्फोरस. एंड इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन फोर एटम्स, अगर फोर से ज्यादा है, देन इट इज द पोली एटॉमिक. पोली मीन मैनी, एटॉमिक मीन एटम्स. So it is called as the polyatomic molecule if it contain more than 4 atoms. जैसे सल्फर का मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें हमारे पास 8 एटम्स ऑफ सल्फर है. या हम एग्जांपल में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल लेते हैं, इट कंटेन्स 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 of sulfur and 2 of hydrogen. So in total there are 4, 1, 5 and 2, 7 atoms are there. So it is a polyatomic molecule. So depending upon the number of atoms in a molecule, they are called as mono, di, tri or poly. So number of atoms present in the molecule of a substance is called as the atomicity. तो I hope कि आपको atomicity जो है वो clear हो गया होगा कि atomicity क्या होता है. So this is all about the atomicity. Now after that we have another topic, that is a molecular formula. But students, molecular formula करने से पहले किसी भी मॉलिक्यूल का हमें फार्मूला स्टडी करना है कि किस तरह से वो फार्मूला बनेगा या कैसे वो हमें लिखना है. उसके लिए हमें एटम्स के जो है सिंबल, एटॉमिक नंबर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और वैलेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पता होना चाहिए. अब ऐसा है कि ये जो एटॉमिक नंबर या वैलेंसी है, दिस इज इन लेसन नंबर 4 ऑफ केमिस्ट्री. और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है या केमिकल फार्मूला वो लेसन नंबर 3 में है. तो इसलिए हमें इन टॉपिक्स को यहीं पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या वैलेंसी पर्टिकुलर बात करें, अगर ये हमें नहीं आती होगी तो हमें कैसे ये फाइंड आउट करनी है, अगर हमें नहीं मालूम होगा तो हम कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बना नहीं पाएंगे. तो इसलिए हम फोर्थ लेसन का ये टॉपिक हम यहीं पे पढ़ेंगे. फोर्थ लेसन में इसे हम दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या फार्मूला या वैलेंसी की बात जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये सिर्फ इस क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है. ये आगे आपके पास 10th का फर्स्ट लेसन जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, वहां पे फार्मूले यूज होंगे. और 11th 12th में भी ये, जब तक आपने केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये सिंबल, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी ये आपके साथ ही रहेंगे. सो इट इज माई एडवाइस एंड रिक्वेस्ट एज वेल कि आप इस लेसन को, इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से अपनी नोटबुक साथ में रखें और फिर इसको जो है आगे समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ये जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स या 20 एलिमेंट्स जो हमारे 9th क्लास से रिलेटेड हैं, ये मैं आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनका एटॉमिक नंबर, वैलेंसी कैसे हमें फाइंड आउट करनी है, ये आपको बताऊंगा, ताकि हमें आगे अपना जो टॉपिक है इस लेसन का फार्मूला बनाना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए. तो यहाँ पे मैं इन सभी का एटॉमिक नंबर, सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा, तो आपने इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है. तो हियर वी गो, वी हैव, मैं इनको सीक्वेंस में लिखूंगा इन एटॉमिक नंबर में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए. सो एक एक करके, हमने ये पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी हमने ये एलिमेंट्स और उनके सिंबल पढ़े थे. यहाँ पे एक बार फिर से मैं सिंबल लिख रहा हूँ. अगर आप लोगों को याद होंगे तो आप मेरे साथ 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 में इसको रिवाइज भी करिएगा और अपने मन में उनको बोलिएगा भी, ताकि आपको आसानी से ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएं. So here we have nitrogen, then oxygen, then fluorine, neon. So एक साथ में ये नहीं आएंगे, हम एक और चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, aluminium, then we have silicon,
phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. So these are the first 20 elements जो हमें 9th में खासकर हमें यूज होंगे। तो मैं इनके सामने इनके सिंबल्स लिख रहा हूं, अगर आप लोगों को भी आपने पढ़े हमने पहले भी। सो हाइड्रोजन H हीलियम, देन Li फॉर लिथियम, देन बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, Na for sodium, magnesium Mg, aluminium, then 14th is the silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. So these are the first 20 elements. अब इनका जो आगे important part है जो मैं अभी बात करूंगा, तो आपने इसको ध्यान से देखना है कि वो पार्ट क्या है। दैट इज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इसमें प्ले करेगा ये इसमें। सो एटॉमिक नंबर से पहले हम जो इनका बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, क्योंकि ये भी हमें आगे हमने फोर्थ लेसन में फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z या Z जिसे हम कहते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपने 8th में भी पढ़ा होगा और 9th में भी अगर हम देखें तो एक चीज आपने देखा होगा, एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। क्यों न्यूट्रल पार्टिकल होता है? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, बट स्टिल इन एटॉमिक नंबर वी यूज टू राइट द डेफिनेशन एज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका नंबर चेंज हो जाता है। कभी एलिमेंट ने दूसरे के साथ कंपाउंड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कोई गेन करता है, कभी कभी ये शेयर करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज फिक्स्ड। इट इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसलिए एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहीं पे इसी के साथ हम एक डेफिनेशन और जो है मैं यहाँ पे आपको बता दूं, दैट इज द मास नंबर। क्योंकि कई बार हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास नंबर क्या है। तो वो डेफिनेशन जो है वो भी आपको यहीं पे साथ में बता देता हूं, क्योंकि आगे हमें वो भी यूज करनी है कहीं ना कहीं। सो मास नंबर जो है विच इज डिनोटेड बाय A, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के नंबर को दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मास नंबर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर की हम बात करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इसी के बेस के ऊपर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और वैलेंसी जो है वो बाकी पार्ट चलेंगे कि कैसे हम एटॉमिक नंबर ही डिटरमाइन करेगा कि एटम की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है, वो सारा हम इसी के ऊपर जो है वो आगे एटॉमिक नंबर के बेस पे ही करेंगे। सो मैंने यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर इनके सीक्वेंस में ही मैंने ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो इसलिए सीक्वेंस में ही इनके एटॉमिक नंबर आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So these are the atomic number of first 20 elements. अब इस एटॉमिक नंबर के बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे
तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में ये नेक्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट लेसन में है, लेकिन हमें ये यहाँ पे वैलेंसी और फार्मूला बनाने के लिए जरूरी है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हम इसी लेसन में करेंगे। तो मैं इनको एक बार फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, थोड़ा सा मैं अब सीक्वेंस में खाली सिंबल और एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो कि हमें ये आसानी हो जाए इसमें। जैसे हमारे पास फर्स्ट 20 एलिमेंट्स थे हमारे पास, एटॉमिक नंबर में इनके लिख लेता हूं, एटॉमिक नंबर, और हम लिख लेते हैं सिंबल, क्योंकि अभी हम यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है हमारे पास। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, थोड़ा सा इसको हम जो वीडियो को यहाँ पे ऑफ ही कर लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बाकी हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। एटॉमिक नंबर जैसे हमने अभी स्टडी किए 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस 15, then 16, 17, argon 18, potassium 19 and calcium 20. So these are the symbols जो हमने अभी पहले हमने स्टडी किया है इनके बारे में कि सिंबल्स क्या होते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। अब जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब जो पार्ट है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। नो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे अगर हमारे पास एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हैविंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट। प्रोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और न्यूट्रॉन का जो है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। इसके आगे पीछे जो है वो शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स जिसे हम कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं। आगे हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेसन में हम वहां पे भी पढ़ेंगे। तो इन ऑर्बिट्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जो अपनी फिक्स ऑर्बिट में है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इन ऑर्बिट्स की अगर हम बात करें तो इनकी नेमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट इज के, देन वी हैव एल, देन एम, देन एन, सो ऑन, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे के, एल, एम, एन, इस तरह से चलते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला था, जो कि हमारा बोहर एंड बरी की बात करें तो उन्होंने एक स्कीम दी थी जिसे हम कहते हैं बोहर बरी स्कीम। तो उसके हिसाब से जो उन्होंने दिया फार्मूला फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2n स्क्वायर। तो उन्होंने जो फार्मूला दिया था वो क्या था, 2n स्क्वायर। n इज द, n की अगर हम बात करें इट इज द नंबर ऑफ शेल, की कौन सी शेल की बात कर रहे हैं। जब हम n लेते हैं 1 की फर्स्ट शेल की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आ जाएंगे, 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। एन आ गया शेल, पहली शेल है, दूसरी है, तीसरी, इस तरह से। फर्स्ट शेल की बात करें तो एन 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2। ऐसे ही जब हम n की बात करते हैं 2 यानी कि सेकंड शेल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे, 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2, देन इट इज द 8। इट मींस सेकंड ऑर्बिट हैव मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन वी हैव n इक्वल टू 3। So electrons, maximum electrons is the
2 into square of 3 that is 18। अब स्टूडेंट्स 18 इलेक्ट्रॉन्स हम डायरेक्टली इसमें नहीं डालते हैं। एक्चुअल में जब आप हायर क्लासेस में पहुंचोगे तो वहां पे हमारे पास एक अफबाउ प्रिंसिपल आता है जिसमें हम सब शेल्स SP, DF करके पढ़ेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों देन इट इज कंसीडर्ड टू बी स्टेबल। जैसे ही आपके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। तो आपको बाहर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद हम फर्स्ट 20 की बात कर रहा हूं क्योंकि ये 2n² जो फार्मूला है इट इज फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, आगे ये अप्लाई नहीं होता है। तो आपने इसके लिए यहाँ पे याद रखना है कि इसके फर्स्ट 18 के केस में कि जैसे आपके बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आपने उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाना। फर्स्ट में तो 2 आएंगे, फर्स्ट के बाद सेकंड में जैसे ही 8 हो गए हम थर्ड में जाएंगे, थर्ड में 8 हो जाएंगे तो फोर्थ में चले जाएंगे। तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस केस में होता है। अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर अगर हाइड्रोजन का 1 है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है। सो 2n² का फार्मूला लगाएं तो मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, बट वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके k में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, आगे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास 2। सो फर्स्ट ऑर्बिट में एज पर 2n² वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी अगर हम हीलियम की बात करें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए फर्स्ट ऑर्बिट में, रेस्ट आर एम्प्टी। देन लिथियम, लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। सो एज पर दिस बोहर-बरी स्कीम फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम 2 आ गए। अब इसके पास 3 थे, 2 तो यहाँ पे आगे, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इट विल गो टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 1। देन आप बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ गए, सेकंड में 2। ऐसे फिर बोरान 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8, सोडियम 2 बच गए 9। सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम आते कितने हैं 8। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन होने पे हमें नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाना है, तो हमारे पास 9 बचते हैं तो ये आ गया 8 क्योंकि सेकंड हैज मैक्सिमम लिमिट ऑफ 8। 2 और 8 कितने हो गए 10, एक अभी बचा हुआ है तो वो चला जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट में M में। तो यहाँ पे ऊपर तो M सभी में ब्लैंक था, तो यहाँ पे K में 2, L में 8 और M में 1। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आगे आगे करते जाएंगे कि मैक्सिमम जो है वो सेकंड ऑर्बिट में कितने आ गए 2। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट में, उसके आगे वाली ऑर्बिट में वो चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट ये आ गया 2, सेकंड में मैक्सिमम 8 तो थर्ड में आ गए 2। देन एल्यूमिनियम 2 8 3। सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन में कितने आ जाएंगे, सिलिकॉन का आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 2, सेकंड में आ गए 8 और थर्ड में 4। देन फास्फोरस 2 8 5, 2 8 6 in sulfur, 2 8 7, then 2 8 8। नो पोटाशियम 2 8 को बताया कि 8 ही हमें मैक्सिमम करने हैं फर्स्ट 20 के केस में क्योंकि हमें ये 2n², आगे हमें अलग फार्मूला जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 किया और आगे ऑर्बिट में चले गए। सो कैल्शियम 2 8 8 2। सो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्स्ट 18 या फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बेस्ड अपॉन बोहर-बरी स्कीम दैट इज 2n²। सो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद की अगर हम बात करें तो जो हमें फार्मूला बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी है दैट इज द वैलेंसी। नो व्हाट वैलेंसी इज, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी कि एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसे हम क्या कहते हैं वैलेंसी। सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है
कि जब किसी एटम को किसी दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाना है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या लूज करता है या गेन करता है, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. सो इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. तो किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है दैट इज द वैलेंसी. नो स्टूडेंट्स, अब हम वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए भी आपने बहुत ध्यान से देखना है कि वैलेंसी जो है वो किस तरह से हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के केस में, क्योंकि ये हमें बाद में जो है फार्मूला बनाने में वैलेंसी ही यूज होगी. नो स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की या 20 की अगर हम बात करें तो वैलेंसी फाइंड आउट कैसे करनी है. अब स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक बड़ा आसान सा हमारे पास तरीका है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, जो उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस या नोबल गैस है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, तो उसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है जो उसके पास पड़ेगी. अब यहाँ पे अगर आप इनर्ट गैसेस की बात करें तो एक तो हमारे पास आता है नियॉन, एक है यहाँ पे हीलियम. इनर्ट गैसेस क्या होती हैं कि जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होती है, यानी अगर एक ऑर्बिट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 8. तो उसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस कि जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है. वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एलिमेंट या एटम जो भी है वहां पे एटम, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा. अब वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी. अब उस तरह से हम वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे. अब हाइड्रोजन के पास जो इनर्ट गैस पड़ती है वो पड़ती है हीलियम. सो हाइड्रोजन है 1, तो हीलियम बनने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -1. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो लूज करेंगे पॉजिटिव चार्ज. तो हाइड्रोजन ने हीलियम बनने के लिए क्या करना पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, तो इसलिए वैलेंसी आ गई -1. हीलियम की बात करें तो ये इनर्ट गैस है, इसकी एक ही ऑर्बिट है, फुल है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसकी वैलेंसी 0. अब लिथियम, लिथियम की अगर हम बात करें तो इसको इनर्ट गैस कौन सी पास पड़ती है, लिथियम को हीलियम पास पड़ता है या नियॉन पास पड़ता है, तो यहाँ पे इसके पास लिथियम पड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या करेगा, 2 1 को 2 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी आ गई +1. ऐसे बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम को भी हीलियम पास पड़ता है, तो हीलियम बनने के लिए, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी आ गई +2. बोरान की बात करें तो इसको पास में भी हीलियम पड़ता है रेदर देन नियॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो इट्स वैलेंसी इज +3. कार्बन की बात करें तो यहां से 1 2 3 छोड़ के हीलियम, 1 2 3 छोड़ के नियॉन, तो ये इसको दोनों तरफ बराबर पड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ना लूज करेगा ना गेन करेगा, ये शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन किसको बनने के लिए, नियॉन बनने के लिए, क्योंकि 2 ऑर्बिट्स हैं, तो ये नियॉन बनने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो शेयर करने पे कोई चार्ज नहीं है तो +4 आ गया. देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात करें तो इसको पास में नियॉन पड़ता है, तो नियॉन बनने के लिए ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के, 5 से 3 करेगा तो 8 हो जाएंगे, तो इसलिए वैलेंसी -3. यहाँ पे वैलेंसी -2. ये नियॉन बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये स्टेबल आ गया तो 0. अब देखो यहाँ पे हम कंक्लूजन एक चीज निकाल सकते हैं, अगर आप ध्यान से आपने इसको देखो तो 4 से अगर लेस हैं तो वो लूज कर रहे हैं, जितने भी हैं, 3 है तो 3 लूज कर रहा है, 2 है तो 2 लूज कर रहा है, 1 है तो 1 लूज कर रहा है. और अगर 4 से ज्यादा हैं तो 8 बनने के लिए कितने चाहिए उतने गेन कर रहा है, 5 है तो 3 चाहिए तो -3, 6 है तो 2 चाहिए -2, 7 है तो 1 चाहिए -1. इट मीन्स कि अगर 4 से कम है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा और वो वैलेंसी है, और अगर 4 से ज्यादा है तो 8 बनने के लिए जितने चाहिए उतने गेन करेगा और वो वैलेंसी है, और अगर 4 है तो वो क्या करेगा, शेयर करेगा. सो इस तरह से हम जो है वो वैलेंसी इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जहां पे आपके 4 से कम है तो आप उसे याद रखिए कि वहां पे उसने क्या करना है, लूज करने हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स, और वो उनकी क्या आ जाएगी, वैलेंसी. और जहां पे 4 है तो वो शेयर करेगा, तो वो वैलेंसी आ गई
4, -3, -2, -1। अब ये इनर्ट गैस है तो इसकी वैलेंसी 0, फिर 4 से कम है तो +1, 4 से कम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसको कैल्शियम को एर्गॉन बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, 288, कैल्शियम को 1 लूज करना पड़ेगा। सो इस तरह से हम जो है वो वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वैलेंसी का टॉपिक क्लियर आ गया होगा कि किसी भी एटम को नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है। वो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए या तो उसे इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। तो आई होप दिस टॉपिक ऑफ वैलेंसी इज क्लियर टू यू। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंसी। नो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे या गेन करने पे उनके ऊपर चार्ज आ रहा था, तो जब किसी भी एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पे चार्ज आ जाता है तो देन दैट चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड एज आयन। सो एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। इन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आयन क्या है? इट इज ए चार्ज्ड पार्टिकल। इन इट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आइदर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन और लेस देन। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का नंबर ही चेंज होगा, कोई कभी लूज करेगा, कोई गेन करेगा, शेयर करेगा। तो लूज और गेन करने पे उनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं। अगर गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और अगर लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज द आयन। सो अगर उसने लूज किया है तो उसे हम क्या कहेंगे? कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज अ कैटायन। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इट बिकम नेगेटिवली चार्ज, देन इट इज कॉल्ड एज द एनायन। So anion is a negatively charged ion and cation is a positively charged ion. तो ये आ गया सिंगल आपके एटम्स की बात कर रहे हैं। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। सो मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन आयन। लेकिन ये था सिंगल एटम। और अगर हम ग्रुप लेते हैं एटम का, मोर देन वन एटम, सो ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग सम चार्ज, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं ग्रुप है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 नाइट्रोजन का है। इस पूरे ग्रुप के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही कार्बोनेट की बात करें, CO3, इट इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज। सल्फेट SO4 हैविंग सम चार्ज। तो दिस ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट is called as polyatomic ion. So एक हो गया आयन, जिसे हम जनरली हम मोनोएटॉमिक हम कह सकते हैं, लेकिन जब ग्रुप ऑफ एटम्स आता है और उसके ऊपर कोई चार्ज हो, देन इट इज कॉल्ड एज द पोलीएटॉमिक आयंस। सो हम कुछ पोलीएटॉमिक आयंस की एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये हमें फार्मूला में आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे, ये हमें बहुत ज्यादा पढ़ने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई डू हैव सम पोलीएटॉमिक आयंस। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, जैसे नाम है, इनके फार्मूले और उनके ऊपर चार्जेस क्या हैं। जैसे अगर पहले हम बात करें एमोनियम की, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NH4 प्लस, मीन 1 पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोक्साइड, इट इज OH नेगेटिव, 1 नेगेटिव। एसीटेट C2H3O2, 1 नेगेटिव। जो ऊपर हमारे प्लस माइनस हैं, इट इज द चार्ज। नाइट्रेट 1 नेगेटिव, क्लोरेट ClO3 1 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 1 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, phosphate PO4 3 negative. So these are some polyatomic ions along with their formula and charges. क्योंकि हमें ये polyatomic ions जो हैं, ये आगे हमें फार्मूला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूले में यही यूज करने हैं। So these are some polyatomic ions along with their formula and charges. So स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने अच्छे से हर चीज को नोट करना है, तो आप इनको भी अच्छे से नोट करिए ताकि आपको फार्मूला बनाने में आगे आसानी हो जाए करना है। आई होप कि आपको सारा ये समझ में आ गया होगा, और आई वुड अप्रिशिएट इफ यू प्रैक्टिस इट एट होम। आप घर पे आपके NCERT की बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसके बाद हम इस लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।